जी क्लास, आवाज आ रही है जी आपको? जी क्लास, आवाज आ रही है मेरी आपको? जी पीपीटी अपलोड हो रही है और बाकी लोगों को भी ज़रा ग्रुप में कह दें कि ज्वाइन कर लें आके। नमाज ब्रेक जो है वो 5:30 तक दूंगा मैं। जी क्लास, चलें। एनी और पीपीटी हमारे सामने आ चुकी है, इसी को मैं थोड़ा सा कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, उसके बाद हम फिर अपना जो है कोशिश करेंगे कि वो जो नर्सिंग केयर प्लान था उसकी तरफ हम चल सकें। बेसिकली मुझे आपको आज पोर्टफोलियो के बारे में बताना था, बट अनफॉर्चुनेटली मैं वो पोर्टफोलियो वाली फाइल जो है ना वो फाइंड नहीं कर सका, मुझे मिल नहीं सकी। अदरवाइज मैंने आपको आज पोर्टफोलियो के बारे में बताना था, केस सिलेक्शन के बारे में बताना था कि केसेस कैसे सिलेक्ट करने हैं, एनसीपीज वगैरह, फिर हम आगे इस तरह से पढ़ना था ताकि आप लोगों का टाइम ज़ाया हुए बगैर आप लोग पोर्टफोलियो बनाना अपने स्टार्ट कर सकें। ठीक है, एनी हाउ आगे चलते हैं। बाकी स्टूडेंट्स को प्लीज़ कहें कि जल्दी से ज्वाइन कर लें, ये टाइम ना लगाएं आने के लिए, क्योंकि आप लोगों का ऑलमोस्ट 70% सिलेबस में कवर करवा चुका हूँ और बाकी का जो 30% है वो डेफिनेटली हम आगे लेके चलेंगे। अच्छा मुझे ये बताएं, आप लोगों के पास बोलने की ऑप्शन नहीं होती है? आप लोगों के पास जो स्क्रीन आ रही होती है उसके अंदर बोलने की ऑप्शन नहीं होती? जी क्लास, जो आप लोगों के पास स्क्रीन आ रही होती है उसमें कोई बोलने की ऑप्शन नहीं होती कि आप भी मेरे साथ बोल सकें, बात कर सकें? अच्छा, तो उसको इस्तेमाल नहीं करते आप? उसको क्यों नहीं इस्तेमाल करते? किया कभी इस्तेमाल उसे? यार करो ना, जरा कोई एक बंदा रिक्वेस्ट टू स्पीक करो ना। करके देखो तो सही कोई एक बंदा, मैं बेसिकली चाह रहा हूँ। चलें जरा आज हम उसको इस्तेमाल करके देखते हैं और देखते हैं क्या हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं। जी करें ना जरा। चलें देखने दें मुझे जरा, मैं रिक्वेस्ट मॉडरेटर वाली ऑप्शन पे गया हूँ। अच्छा जी, हिना मैं आपकी रिक्वेस्ट, गुले लाला मैं आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर रहा हूँ। हाँ जी, अब जरा बोलें, बोल सकते हैं? जी बोल सकते हैं, मैंने आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की है। कोई आवाज आई है?
हाँ जी, मैंने 3-4 लोगों की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की है, रिक्वेस्ट टू स्पीक वाली। ज़रा बोलें तो सही है, अगर आवाज़ आती है हमें या क्या सीन है? जी? नहीं गुले लाला, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। अगर आप बोल भी रहे हो तो आवाज़ नहीं आ रही है। आई डोंट नो हाउ टू यूज़ दिस सिस्टम। हाँ जी, सो मेरा ख्याल है कि आपके बोलने की ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। मरियम, तारिक, हिरा, जुल्फ़िकार, इन लोगों की भी एक्सेप्ट की है। हाँ जी, किसी को कोई आवाज़ आई है इनमें से किसी की? जी, इनमें से किसी की आवाज़ आई है किसी को? नहीं जी, मुझे तो आवाज़ नहीं आ रही है आपकी ना, हालांकि मैंने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट तो की है, बट स्टिल आई कांट हियर यू। हाँ जी, आई कांट हियर यू एनी हाउ। मैं ज़रा आपकी अटेंडेंस मार्क कर लूँ। मैं आप लोगों की अटेंडेंस मार्क कर लूँ ज़रा, फिर हम आगे चलते हैं। अच्छा, चलो ठीक है जी। अटेंडेंस मैंने मार्क कर ली आप लोगों की स्क्रीनशॉट से। 24 लोग हैं, पहले 37 लोग थे हमारे पास, अब 24 रह गए हैं। ये कुछ इलाज करना पड़ेगा जी इसका। चलें एनी हाउ, आगे चलते हैं हम। सो नेक्स्ट वी हैव असेसमेंट। हाँ जी, तो अब हम थे जी यहाँ पे। बॉडी इमेज डिस्टर्बेंस है, इनफेक्टिव इंडिविजुअल कॉपिंग है, इनफेक्टिव फैमिली कॉपिंग नर्सिंग डायग्नोज है, आल्टर्ड फैमिली प्रोसेस है। बाज़ घर वाले कोई इंटरेक्शन नहीं रखना चाहते उस बंदे के साथ, सब उसका बाइकआउट कर देते हैं। आल्टर्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इम्पेयर्ड वर्बल कम्युनिकेशन, बाज़ लोग बिल्कुल म्यूट हो जाते हैं इस तरह की इवेंट के बाद और बात नहीं कर पाते। उसके बाद नॉलेज डेफिसिट है, रिलेटेड टू एनीथिंग, ट्रीटमेंट के बारे में हो सकता है, उस इवेंट के बारे में हो सकता है, तो आप कर सकते हैं। अच्छा चलो मैं देखता हूँ। हो गया था, मैंने दोबारा से कनेक्ट कर लिया है। सो हम आगे चलते हैं जी, आगे हम आएंगे प्लानिंग की तरफ। सो प्लानिंग, व्हाट्स अबाउट प्लानिंग? प्लानिंग ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर्स आफ्टर असॉल्ट शुड इंक्लूड द फॉलोइंग। सो प्लानिंग में जो है ना, ये चीज़ें हमने मद्देनजर रखनी है। मेडिकल अटेंशन टू द विक्टिम, विक्टिम को देखें, उसका क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, किस तरह से जो है ना मेडिकली आप उसे अटेंशन दे सकते हैं, नंबर 1। अच्छा जी, उसके बाद नंबर 2, व्हाट वी
हाँ जी, सॉरी मेरा ना डिस्कनेक्ट हो गया था अगेन, इसलिए आप लोगों को आवाज़ नहीं आ पाई होगी, सो मैंने दोबारा से कनेक्ट किया है। अच्छा जी, सो व्हाट वी हैव नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है हमारे पास? सो प्लानिंग है। सो सबसे पहली चीज़ जो मैंने आपको बताई, मेडिकल अटेंशन टू द विक्टिम करें, नोटिफिकेशन ऑफ द सिग्निफिकेंट पीपल इन द विक्टिम्स लाइफ। तो विक्टिम की जो लाइफ में लोग हैं जो क्लोज हैं, जिनको पता होना चाहिए, उनको बताएं इसके बारे में, ठीक है जी, ताकि वो आके उसे सपोर्ट कर सकें। नेक्स्ट आ जाता है जी हमारे पास, प्लान फॉर द विक्टिम टू लीव द मेडिकल फैसिलिटी। अगर वो किसी साइट पे आपने जाके उसे एम्बुलेंस से उठाया है, तो किसी प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटी में लेकर जाएं, ताकि वहां पे जाके उसकी फोरेंसिक एग्जामिनेशन भी हो सके। अच्छा मुझे बताएं कि आवाज़ आने लग गई है आप लोगों को? अब मैंने आपको बताया कि मेरा इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था। जी बताइए, आवाज़ आ रही है अब? जी क्लास, आवाज़ आ रही है, हरी अप। चलो दैट्स ग्रेट, दैट्स गुड, हो गया। चलें ठीक है। सो नेक्स्ट वी हैव प्लान फॉर द विक्टिम्स इमीडिएट सेफ्टी। तो मैंने आपको बताया कि बाज़-औक़ात अपने घर वालों की तरफ से ख़तरा होता है, बाज़-औक़ात असिलिएंट की तरफ से, या परपिट्रेटर जो होता है या जिस बंदे ने ये एक्ट परफॉर्म किया होता है उसकी तरफ से ख़तरा होता है। सो प्लान फॉर फॉलो अप, कॉन्टैक्ट विद द क्राइसिस काउंसलर। फॉलो अप के लिए प्लान करें और किसी साइकोलॉजिस्ट को दिखाएं या फिर ऐसी नर्स को दिखाएं जो कि साइकेट्रिक मेंटल हेल्थ के पेशेंट को डील करती हो, ताकि उसकी प्रॉपर्ली जो है ना काउंसलिंग वगैरह की जा सके जी। सो नेक्स्ट, फर्स्ट फ्यू डेज के अंदर हमने क्या करना है जी? ये इंटरवेंशन स्टार्ट हो गई हैं। फर्स्ट फ्यू डे आफ्टर असॉल्ट द प्लान मस्ट बी टू मेड टू रिकॉन्टेक्ट द विक्टिम। सो पेशेंट जो विक्टिम है वो घर चला जाता है अपनी फर्स्ट एड लेके, उसको उससे इससे कांटेक्ट करना है आप लोगों ने। रेफर हर टू विक्टिम सपोर्ट सेंटर और कंटिन्यू सपोर्ट काउंसलिंग। तो बहुत सारी एनजीओज इस तरह के लोगों के लिए काम कर रही होती हैं जो विक्टिम्स होते हैं सेक्सुअल असॉल्ट के, तो उनको उनके हवाले कर सकते हैं। उनके पास फिर सपोर्ट सिस्टम होते हैं, उनके पास काउंसलर्स होते हैं, उनके पास डिफरेंट तरह के स्पेशलिस्ट होते हैं जो इन पेशेंट्स के साथ, इन लोगों के साथ डील कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म प्लान शुड इंक्लूड प्रोवाइडिंग सपोर्ट एट सर्टेन टाइम्स ऑफ स्ट्रेस सच एज पुलिस इन्वेस्टिगेशन, कोर्ट प्रोसीडिंग एंड द एनिवर्सरी ऑफ द अटैक। तो जो बंदा विक्टिम बनता है इस तरह की चीज़ का, तो उसकी लाइफ में कुछ चीज़ें बहुत मुश्किल चलती हैं। डेफिनेटली जब भी उसको उस इवेंट की याद दिलाई जाएगी तो डेफिनेटली उसको जो है बहुत ज़्यादा पेनफुल होगा उसके लिए। तो इवेंट्स की याद कब आती है? जैसा कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तो वो डेफिनेटली सारे के सारे क्वेश्चन पूछती है, सारे का सारा सिनेरियो जानना चाहती है। तो डेफिनेटली उस वक्त भी जो है आप ये समझ लें कि एक मुश्किल आती है इस चीज़ को लेके, और वो मुश्किल एक टाइम होता है और उसके बाद पेशेंट को बाकायदा सपोर्ट वगैरह की ज़रूरत होती है, क्योंकि उसके बाद पेशेंट फिर से एक डिप्रेसिव स्टेट के अंदर चला जाता है। कोर्ट के अंदर जब विक्टिम को बुलाया जाता है तो वहां पे भी इससे क्वेश्चनिंग की जाती है सारी की सारी, तो उसको वो वाकया एकदम से याद आ जाता है सारा, और उस वक्त भी फिर उसको जो स्पेशल काउंसलिंग, स्पेशल केयर की ज़रूरत होती है। और फाइनली द एनिवर्सरी ऑफ द अटैक। हर साल मतलब जब भी टाइम गुजरता है और वो दिन जब आता है लाइफ में उस बंदे के, तो उसको वो चीज़ जो है ना बार बार याद आती है। और ये एनिवर्सरी के डेज जो हैं, मतलब एक साल कंप्लीट हुआ और वो डेट दोबारा से वही डे आया या डेट आई, या उस जगह पे दोबारा से जाना हुआ जहाँ पे ये एक्ट हुआ था, तो वो उस बंदे के लिए बड़ा जो है ना वो ट्रॉमेटिक होता है। और उसको अकॉर्डिंगली जो है हमने इन इवेंट्स के ऊपर खास इसका ख्याल रखना है, इसको खास काउंसलिंग और साइकोथेरेपी वगैरह जो है वो डिस्कस करते। बट अनफॉर्चुनेटली मुझे वो फाइल नहीं मिल सकी, तो इंशाल्लाह ताला जैसे ही वो मैं फाइल फाइंड आउट करता हूँ तो मैं फिर आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीक में, प्लीज़ एब्सेंट ना कीजिएगा। नेक्स्ट वीक लाजमी तौर पे जो है आपने लेक्चर अटेंड करना है, वहाँ पे मैं आप लोगों के क्वेश्चंस को एड्रेस करूँगा, आप लोगों को जो प्रॉब्लम्स आ रही होंगी उसको एड्रेस करूँगा रिगार्डिंग पोर्टफोलियो। क्योंकि मेरा ख्याल है कि अब हमें एक पोर्टफोलियो डिज़ाइन करना जो है वो स्टार्ट कर देना चाहिए। तो मैं आप लोगों के साथ पोर्टफोलियो का एक टेम्पलेट शेयर करूंगा,
और उसके बाद मेरी जो है ना कोशिश होगी कि मैं आप लोगों के साथ एक जूम के ऊपर जो है ना एक क्लास रख लूँ नेक्स्ट वीक में, और उस जूम क्लास के अंदर फिर मैं आप लोगों से बातचीत भी हो जाएगी इस चीज़ के बारे में कि पोर्टफोलियो आप लोग कैसे बनाएंगे। और लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को जो है ना एक इंट्रोडक्शन जो है, इंट्रोडक्टरी लेक्चर जो है पोर्टफोलियो के बारे में दे दूंगा। फिर इंशाल्लाह ताला हम साथ साथ जो है वो नर्सिंग प्रोसेस के हवाले से, एनसीपी के हवाले से, सीसीएम के हवाले से चीज़ें पढ़ते जाएंगे। और वो जो आप पोर्टफोलियो के लिए जो आपने केस सिलेक्ट किया होगा, आप लोग उसके ऊपर उसको अप्लाई करते जाइएगा। ठीक है, तो जूम के ऊपर भी एक रख लेंगे, और एक जो है वैसे भी जो है हम यहाँ पे भी मैं आपको लेक्चर डिलीवर कर दूंगा, और एक जूम पे भी रख लेंगे। तो फिर आप लोग अपना पोर्टफोलियो बनाना स्टार्ट करेंगे, और इंशाल्लाह ताला जैसे ही हम कॉलेज में हमारी मुलाकात होगी तो फिर आप लोगों के पोर्टफोलियो में चेक करना स्टार्ट कर दूंगा और उनकी एवेल्यूएशन स्टार्ट कर दूंगा, आपको फीडबैक वगैरह देना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है जी, चलें आगे हम। सो नेक्स्ट जो इंटरवेंशन आप कर सकते हैं अपने क्लाइंट के साथ, दैट इज अबाउट बिल्डिंग रेपो एंड ट्रस्ट। तो आपने ट्रस्ट बिल्डिंग करनी है अपने पेशेंट के साथ, रेपो बिल्ड करनी है। द प्राइमरी गोल ऑफ नर्सिंग इंटरवेंशन इज एस्टेब्लिशिंग अ थेराप्यूटिक रिलेशनशिप विद द विक्टिम। सो प्राइमरी गोल जो हमारी नर्सिंग केयर का होता है वो ये होता है कि हमने इन इन लोगों के साथ, क्योंकि ये लोग बहुत डरे सहमे होते हैं और ये किसी पर ट्रस्ट नहीं करते हैं, तो एक ट्रस्टिंग थेराप्यूटिक रिलेशनशिप इनसे बिल्ड करना होता है हमने। Next is, it is not usual for the woman feel guilty or in other way unacceptable because the victim may misinterpret any question or comments not directly related to her immediate situation as blaming of rejecting. The nurse should delay probing question until the therapeutic relationship is established. तो जब तक आपका एक ट्रस्टिंग रिलेशनशिप क्लाइंट के साथ बिल्ट नहीं हो जाता, जब तक क्लाइंट आपके ऊपर ट्रस्ट करना नहीं स्टार्ट करेगा, वो आपके जो सवाल होंगे उनका जवाब प्रॉपरली नहीं दे सकेगा, क्योंकि उसको लगेगा कि शायद आप लोग उसकी बातें सुन के उसको मिस इंटरप्रेट करेंगे, आप उसको गिल्टी ठहराएंगे कि अगर तुम ऐसा ना करते तो आपके साथ ऐसा ना होता और इसमें सारा आपका कसूर है। तो हम उन्हें जज करेंगे पेशेंट्स को, तो पेशेंट उस वक्त तक हमारे साथ चीज़ें शेयर नहीं करते जब तक हम उनके साथ एक ट्रस्टिंग रिलेशनशिप नहीं बिल्ड कर लेते। तो पेशेंट को हेल्पफुल रहें, पेशेंट का साथ दें, उसके हमदर्द रहें। तो इस तरह से जो है पेशेंट आपके ऊपर ट्रस्ट करना शुरू करेगा जैसे जैसे थोड़ा, तो वो आपको खुल के सारी चीज़ें बताने लगेगा और आप उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको फिर प्रॉपरली सॉल्व कर सकेंगे जनाब। सो नेक्स्ट इज प्रिपेयरिंग द विक्टिम फॉर द मेडिकल इवेंट। मेडिकल केयर के लिए विक्टिम को तैयार किया जाता है। आफ्टर इस्टेब्लिशिंग रेपो with the victim, the nurse should begin to prepare for the events she will encounter in the emergency room and during interaction with the hospital, police and other personals. तो जब आप उससे थोड़ा बहुत आपका थेराप्यूटिक रिलेशनशिप बन जाता है, फिर आप उसे बताते हैं कि नेक्स्ट आपको मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए लेकर जाया जाएगा, मेडिकल एग्जामिनेशन इस तरह से की जाएगी, सारा प्रोसीजर बताते हैं। पुलिस आपसे ये चीज़ें पूछ सकती है, पुलिस से आपने कुछ नहीं छुपाना, पुलिस वालों से ताउन करना है, और भी लोग आएंगे आपसे पूछने और आप आपके साथ ये इन्वेस्टिगेशन करने, तो आपने उनके साथ ताउन करना है। तो जो भी ड्यू प्रोटोकॉल्स होते हैं हॉस्पिटल के, हेल्थ केयर एजेंसी के, गवर्नमेंट के, पुलिस के, वो सारे पेशेंट को एक्सप्लेन कर दिए जाते हैं। उससे होता यह है कि फिर पेशेंट कोऑपरेट करता है। अगर आप पेशेंट को एक्सप्लेन नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा कि पेशेंट जो है वो डेफिनेटली कोऑपरेट नहीं करेगा और उसके लिए शॉकिंग होंगी बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, तो अगर पहले से उसका माइंड प्रिपेयर कर देंगे तो पेशेंट कोऑपरेट करने लग जाएगा। The information provides the victim with the needed sense of control and boundaries. तो जब आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देते हैं तो वो पेशेंट जो है उसे पता होता है कि अब उसको अपने ऊपर कंट्रोल फील होता है कि जी ये चीज़ें होनी है, मुझे अपने आप को प्रिपेयर करना है, और उसे बाउंड्रीज पता चल जाती हैं कि किस तरह की बाउंड्रीज में रह के उसे जो है ना चीज़ें शेयर करना होगी। In this immediate rape crisis, the nurse determines the victim's emotional needs. तो इसी दौरान आपने उसकी इमोशनल नीड्स भी देखनी है कि विक्टिम क्या चाह रहा है, कहीं उसके सुसाइडल आइडिएशंस तो नहीं आ रही, कहीं वो ये तो नहीं सोच रहा कि मुझे मर जाना चाहिए, या फिर और कौन कौन से इमोशनल थिंग्स हैं जो उसके कंसर्न्स हैं, ताकि हम उसे साथ साथ एड्रेस कर सकें। हाँ जी, सो नेक्स्ट इनकरेजिंग वेंटिलेशन अबाउट द असॉल्ट। तो ये वाला जनाब मैं आप लोगों पे छोड़ता हूँ, इसको ज़रा पढ़ें और उसके बाद मुझे बताएं कि जी इससे आपको क्या समझ आ रही है। तो ये आप पे है, हरी अप, स्टार्ट रीडिंग इट,
and reply within 3 to 5 minutes. Hurry up. जी जल्दी से आपने इसे पढ़ना है और उसके बाद आपने इसको लेकर रिप्लाई करना है, मुझे बताना है कि आपको इससे क्या समझ आई है। बहुत इजी है, इंकरेजिंग वेंटिलेशन अबाउट द असॉल्ट। चलें जी पढ़ें और मुझे फिर बताएं। अच्छा जी, मीनवाइल वो जो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट भेजे हैं मुझे, मैंने उनको चेक किया है, तो वो कहता है जी आपका ब्राउज़र कंपैटिबल नहीं है इस चीज़ के साथ, कि आपका जो ब्राउज़र है उस पे आप स्पीक नहीं कर सकते। तो अगर आप लैपटॉप से कभी लॉगिन करेंगे तो डेफिनेटली आप मे भी मेरे साथ यहाँ पे बात कर सकें। ठीक है, चलें। मरियम तारिक ने जो है वो सेंड किया है, थेरेप्यूटिक रिलेशन बिल्ड करने का फ़ायदा विक्टिम पे ये होगा कि उसे इनकरेजमेंट मिलेगी और अपनी फीलिंग्स को समझने में और शेयर करने की, और वो नर्सिस से डिस्कस कर सके। ठीक है जी। अक्सर करीन दीज लाइन अबाउट द सॉल्ट विक्टिम शुड एक्सेल आउट सॉरी अगेन इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था, मैंने रिकनेक्ट किया है इसलिए आपको वॉइस नहीं आ रही थी। सो द थिंग इज शी शुड बी इनकरेज टू टॉक, तो उसे आपने इनकरेज करना है कि वो आपसे शेयर करे वट एवर शी हैज़ एक्सपीरियंस्ड, और क्या फील कर रही है वो, ताकि जो है वेंटिलेशन हो सके। एक्सप्लोरिंग फिजिकल सेफ्टी कंसर्न ड्यूरिंग द इमीडिएट कॉन्टेक्ट द विक्टिम, द नर्स एक्सप्लोर्ड द वुमेन्स कंसर्न्स फॉर हिज हर ऑन फिजिकल सेफ्टी
तो बाज़ अगर उसे कंसर्न्स हो सकते हैं कि शायद जो असिलियंट है वो उसे किल कर देगा, नुकसान पहुंचाएंगे, या उसको कोई अपनी फैमिली से ख़तरा है, तो डेफिनेटली उसको उसके अंदर भी हेल्प आउट करना है और उसका कांटेक्ट करवाना है पुलिस ऑफिशियल्स के साथ। प्रोवाइडिंग एंटीसिपेटरी गाइडेंस फॉर सिग्निफिकेंट अदर्स। ठीक है जी, ये बड़े एक आप कह सकते हैं कि एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसको भी आप लोग पढ़ें ज़रा और फिर मुझे बताएं कि आपको क्या समझ आ रही है। अक्सर कह रही हैं सर नमाज ब्रेक, अक्सर नमाज ब्रेक जो है हम थोड़ी 15 मिनट तक करते हैं, इसको ख़त्म कर लें और फिर मैं आप लोगों को जल्दी छुट्टी दे दूंगा, ठीक है। सो प्रोवाइडिंग एंटीसिपेटरी गाइडेंस फॉर सिग्निफिकेंट अदर्स, इसको एक दफ़ा पढ़ें और मुझे बताएं कि इससे क्या समझ आ रही है। जी, प्रोवाइडिंग एंटीसिपेटरी गाइडेंस फॉर सिग्निफिकेंट अदर्स, प्लीज इसे पढ़िए और फिर मुझे बताइए कि आपको क्या समझ आ रही है इससे। स्लाइड नहीं आ रही? स्लाइड तो आ रही है जी, मैं इसको शो किया हुआ स्लाइड को क्या हुआ? चलें, एनी हाउ मैं ही रीड आउट कर देता हूँ। प्रोवाइडिंग एंटीसिपेटरी गाइडेंस फॉर सिग्निफिकेंट अदर्स, द रेप विक्टिम लाइकली विल एक्सप्रेस कंसर्न्स फॉर हर फैमिली एंड फ्रेंड्स. Helping family and friends exploring their feelings, particularly feeling of anger, can free them from the intensity of these feelings and enable them to be more sensitive to and supportive of the victim. Significant other may engage in a conspiracy of silence. This silent approach only intensifies the victim's feeling of guilt, shame, and unworthiness. ठीक है, तो आपने जरा फैमिली को भी बताना है, गुस्सा है तो फैमिली को इनकरेज करना है कि वो उसे सपोर्ट करें और उसको रिलैक्स करने की कोशिश करें, ताकि जो विक्टिम की शेम और गिल्ट वाली फीलिंग्स हैं अपनी फैमिली के सामने वो दूर हो सकें। तो फैमिली जो है बाजू का शेम एंड गिल्ट की वजह से खामोश होती है, लेकिन उनको कहना है कि सपोर्ट योर जो भी है। कॉन्स्पिरेसी ऑफ साइलेंस का मतलब है कि जो हमारे किसी के रिलेटिव हैं जिसके साथ कोई इस तरह का एक्ट हो गया है, तो वो कहते हैं खामोश रहना चाहिए जी, हमें कोई भी बात नहीं करनी चाहिए। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, पॉजिटिवली पेशेंट को सपोर्ट करना चाहिए ताकि वो ये ना समझे कि जी ये लोग मेरे से गुस्सा हैं। दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस। चलें नेक्स्ट आगे, मेकिंग अप फॉलो प्लान्स। चलें जी, इसको भी पढ़ें और फिर मुझे बताएं कि आप लोगों को इससे क्या समझ आ रही है। मेकिंग अप फॉलो अप प्लान्स. Refer the victim to counseling center or decide to continue working with her through the telephone. Note several telephone numbers where the woman can be reached. Never call at work unless arranged in the advance.
तो पेशेंट को कॉल करके उसके फॉलोअप के बारे में याद कराते रहे। हमने पढ़ा था 2nd वीक पे, 3rd वीक पे, 4th और 6th वीक के ऊपर हमने फॉलोअप करना होता है पेशेंट का, और कोशिश करें कि उसके वर्क प्लेस पे कॉल नहीं करें क्योंकि वो उसको डिस्टर्ब कर सकता है। प्रिपेयरिंग द विक्टिम फॉर इंटरिम फेज, तो इंटरिम फेज जो है वो डेफिनेटली द विक्टिम शुड बी इंस्ट्रक्टेड अबाउट द मेडिकल फॉलोअप शी विल नीड ड्यूरिंग द इंटरिम फेज। तो इंटरिम फेज जब चलेगा 2 वीक तक पेशेंट का, तो उसको बताना है हमने कि मेडिकल केयर क्या क्या ज़रूरत हो सकती है, किस तरह से काउंसलिंग सेशन वगैरह लेने हैं। शी ऑलवेज शुड रिसीव रिटन इंस्ट्रक्शन फॉर मेडिकेशन एंड डॉक्टर अपॉइंटमेंट इन इन्फॉर्मेंट विद द वर्बल इंस्ट्रक्शंस। तो हमेशा उसको रिटन में जो है आपने इंस्ट्रक्शंस देनी है। अगर आप उसे वर्बली इंस्ट्रक्शन देंगे तो वो भूल भी सकता है, तो रिटन में दें और उसके ऊपर जो है उसको वर्बली रीइंफोर्स करें, उसको टीच करें इस चीज़ के हवाले से। जी, प्रमोटिंग रीऑर्गेनाइजेशन, तो एक वक्त आता है डेफिनेटली लाइफ के साथ रीऑर्गेनाइज होना होता है, रिकनेक्ट होना होता है। द विक्टिम शुड फील शी कैन रिकनेक्ट द नर्स इन द डेज फॉलोइंग द असॉल्ट टू आस्क क्वेश्चन, टॉक एंड शेयर फीलिंग्स। तो पेशेंट जो है वो हमारे साथ रिकॉन्टेक्ट कर सकता है, हमारा उसके पास फिर कॉन्टेक्ट होना चाहिए अगर हम किसी ऐसे सेटअप में काम कर रहे हैं, ताकि अगर उसको कोई प्रॉब्लम आती है तो वो हमसे डिस्कस कर सके। ड्यूरिंग रीऑर्गेनाइजेशन द नर्स इंटरवीन्स बाय काउंसलिंग ऑन द टेलीफोन और थ्रू फेस टू फेस कॉन्टेक्ट। तो अगर आप एक ट्रेंड नर्स हैं जो कि इस तरह की जो केयर प्रोवाइड कर सकते हैं, काउंसलिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आपने पेशेंट की काउंसलिंग जारी रखनी है, और वो काउंसलिंग फ़ोन पे भी हो सकती है और फेस टू फेस भी हो सकती है। Or by monitoring the woman's coping and adaptive behavior, anticipatory guidance is extremely helpful during the weeks and months following the event. Anticipatory guidance का मतलब होता है कि जब आप कई इस तरह के क्लाइंट्स डील कर लेते हैं तो उसके अंदर एक पैटर्न हमें मिल जाता है कि क्लाइंट्स के साथ 1 महीने बाद इस तरह से होता है, 1.5 महीने बाद क्लाइंट ऐसा फील करते हैं, तो आप उनको फिर साथ साथ काउंसलिंग के वक्त गाइड करते जाते हैं कि अभी आपको जो है 10 दिन बाद थोड़ा सा इस तरह का फील होगा, आपने परेशान नहीं होना। उसके बाद फिर नेक्स्ट सेशन में बताते हैं कि अभी आपको इस तरह का भी, इस तरह की स्टेज से भी गुजरना पड़ेगा, तो आपने परेशान नहीं होना। तो एंटीसिपेटरी गाइडेंस जो है वो भी बड़ा मदद करती है हमारे पेशेंट्स को। So often apprehension and court proceeding occur after the woman has begun organizing her life। तो पता है हमारा जस्टिस सिस्टम कितना डिलेड है और कितना केसेस पेंडिंग पड़े रहते हैं। तो बाज़ औक़ात होता ये है कि कोर्ट की हियरिंग जो है ना उस वक्त स्टार्ट होती है जब वो वुमेन दोबारा से अपनी लाइफ को रीऑर्गेनाइज कर चुकी होती है और दोबारा से रीइंटीग्रेट कर रही होती है सोसाइटी के साथ। She may be she may have moved past the acute phase of the rape trauma syndrome and may have begun to adapt to her life। तो हो सकता है कि वो एक्यूट फेज से गुजर चुकी हो और वो अडेप्टिव फेज में आ गई हो, अडेप्ट कर रही हो अपनी लाइफ को उसके साथ। लेकिन अगर उसकी कोर्ट की प्रोसीडिंग होगी तो वो एक्यूट फेज वाली बातें फिर वापस आ सकती हैं, लिहाजा उसको उसी तरह की केयर की जरूरत दोबारा से पड़ सकती है। Considering the nurse's feelings and attitude, nurse must face their own fears about rape, their anger, and their feelings of helplessness. Understanding and acknowledging these feelings allow nurse to attend for the feelings of victim। तो लिहाजा पहले आप अपने माइंड को क्लियर करें इस तरह के पेशेंट्स के हवाले से, अदरवाइज ये हो सकता है कि आप इस तरह के पेशेंट को जज करना शुरू कर दें। तो जब आप जज करते हैं फिर आप केयर नहीं सही से प्रोवाइड कर सकते। So last step of the nursing process is evaluation। For few women are prepared for rape or sexual assault। बहुत कम लोग इतने strong होते हैं कि वो इस तरह की बात के लिए prepare हों और उसको बर्दाश्त कर जाएं। Each woman bring to the experience a unique array of personal coping skills, personality characteristics, history and stress। तो हर बंदी जो है उसका इवेंट या बंदे का इवेंट डिफरेंट हो सकता है, उनके कॉपिंग स्टाइल डिफरेंट हो सकते हैं, उनका एक्सपीरियंस डिफरेंट हो सकता है, उनका सोशल नेटवर्क डिफरेंस हो सकता है। द नर्स मस्ट evaluate each encounter with the victim to monitor the progress of the coping and effectiveness of the intervention। तो लिहाजा हमने क्या करना है, हमने हर अपने क्लाइंट को इंडिविजुअल क्लाइंट के तौर पे, अलग क्लाइंट के तौर पे एवेलुएट करना है। उसके बाद जी एक होती है सेक्सुअल असॉल्ट नर्स एग्जामिनर। तो दिस इज, आप समझ लें कि एक ये स्पेशलाइज्ड नर्स होती है जो कि फोरेंसिक नर्स के तौर पे काम करती है इन यूनिट्स जहाँ पे रेप वगैरह की या सेक्सुअल असॉल्ट की वुमेन्स को लाया जाता है। नर्स कैन बिकम ट्रेन्ड एंड सर्टिफाइड एंड सेक्सुअल असॉल्ट नर्स एग्जामिनर
दिस सर्टिफिकेशन इज पार्टिकुलरली इंपॉर्टेंट फॉर द नर्स दैट वर्क इन द इमरजेंसी डिपार्टमेंट। तो ये आप समझ सकते हैं कि ये एक छोटा सा डिप्लोमा होता है, ये डिप्लोमा कर लेते हैं और उसके बाद जो है ये सेक्सुअल असॉल्ट नर्स एग्जामिनर बन जाते हैं और प्रॉपरली जो है इस तरह के इवेंट्स को इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। सेक्सुअल असॉल्ट नर्स एग्जामिनर्स प्रोवाइड इंटरवेंशन सच एज आइडेंटिफाइंग एंड फोटोग्राफिंग जेनिटल फिर जाके वो के पेशेंट के लिए कह सकते हैं कि आप गवाह के तौर पे भी पेश हो सकते हैं कि जी क्लाइंट को इस तरह का मसला हुआ था और हमने इस तरह से इसको एग्जामिन किया है। जी आवाज़ नहीं आ रही, क्या हुआ? आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही, प्लीज़ मुझे बताएं। जी सो नेक्स्ट वी हैव इंडिविजुअल साइकोथेरेपी। साइकोथेरेपी कैसे करनी है इस तरह के विक्टिम्स की। तो इस तरह के विक्टिम की दो तरह से साइकोथेरेपी की जा सकती है। एक जो है हम उसे कहते हैं इंडिविजुअल साइकोथेरेपी और दूसरी जो साइकोथेरेपी है उसे हम कहते हैं ग्रुप साइकोथेरेपी। ठीक है, तो ये दोनों तरह की अप्रोचेस जो हैं वो पेशेंट को फ़ायदा दे सकती हैं। इंडिविजुअल साइकोथेरेपी, ट्रेन्ड साइकोथेरेपिस्ट में प्रोवाइड साइकोथेरेपी फॉर द विक्टिम। एडवांस प्रैक्टिस नर्स विद स्पेशल ट्रेनिंग में प्रोवाइड साइकोथेरेपी फॉर नर्सेज। ठीक है, तो एडवांस नर्स जो है वो भी साइकोथेरेपी दे सकती है जिसका इसमें एक्सपीरियंस हो, या फिर स्पेशल किसी साइकोलॉजिस्ट साइकेट्रिस्ट से साइकोथेरेपी करवाई जा सकती है इंडिविजुअल बेसिस पे विक्टिम की। इसके अलावा ग्रुप साइकोथेरेपीज भी की जाती हैं एक जैसे एक्सपीरियंस वाले, जैसे कि बहुत सारी फीमेल्स जिनके साथ इस तरह का एक्ट हुआ हो, सेक्सुअल असॉल्ट हुई हो, बाजू का तो उनको एक जगह पे बिठाया जाता है और उनको कहा जाता है हाँ जी आप एक्सप्लेन करें, आप आपके साथ ये इवेंट किस तरह से हुआ था और बाद में आपने इससे किस तरह से कोप अप किया। तो पेशेंट जो है उनकी इससे भी थोड़ी काउंसलिंग और साइकोथेरेपी हो जाती है कि मेरे जैसे और लोग भी हैं जिनके साथ ये हो चुका है, वो भी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। एक दूसरे से एक्सपीरियंस शेयर करने से उनको ये भी पता चल जाता है कि दूसरे लोगों ने किस तरह से इस तरह के इवेंट को कोप अप किया था। सपोर्ट में भी एक्सटेंडेड फॉर ईयर पास द इंसिडेंट्स। तो हो सकता है कि ये जो ग्रुप साइकोथेरेपी है इसके लिए जो पेशेंट हैं वो बार बार जो है आपस में मिलते रहें आफ्टर ईयर्स ऑफ दिस इवेंट, ताकि प्रॉपरली रिकवर हो सकें और एक दूसरे से अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकें। जी व्हाट अबाउट द परपेट्रेटर। हाँ जी, अब आप लोगों से मेरा सवाल है, जिसने ये एक्ट परफॉर्म किया है उसके साथ क्या करना चाहिए? तो कमेंट्स स्टार्ट करें जी आप लोग, क्या करना चाहिए? जिसने इस तरह किया है, या फिर आप ये कह लें कि जिसने जो है ये एक्ट परफॉर्म किया है, जो परपिट्रेटर है जिसने रेप किया है, उसके साथ हमें क्या करना चाहिए? सो स्टार्ट गिविंग योर आंसर्स नाउ, हरी अप। जी आंसर्स करना स्टार्ट करें। सज़ा तो देनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है, सज़ा होनी चाहिए, लेकिन और साथ में क्या करना है? सो हेयर वी हैव नेक्स्ट हमारे पास है जी, इसी स्लाइड के ऊपर आपके सामने ही स्लाइड दी गई है। सो फॉर द परपिट्रेटर इज द ओनली वे टू चेंज द बिहेवियर। तो परपिट्रेटर जो है डेफिनेटली उसका माइंड ठीक नहीं है, दैट पर्सन इज नॉट ओके, मेंटली वो ठीक नहीं है, तो उसकी काउंसलिंग की भी ज़रूरत है। डेफिनेटली उसे सज़ा मिलनी चाहिए, हो सकता है वो सज़ा से बाहर निकले, बाहर आके फिर से ये काम करे। ठीक है, तो उसकी काउंसलिंग बड़ी ज़रूरी है। हाउएवर मोस्ट, एक मिनट।
ठीक है जी क्लास, यहाँ पे हम एंड करते हैं अपने लेक्चर को, और इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों के साथ इसका कुछ रिसोर्स मटेरियल भी सेंड करूंगा। इसका मैं आपके साथ कुछ रिसोर्स मटेरियल भी सेंड करूंगा, ठीक है। इसका कुछ रिसोर्स मटेरियल भी सेंड करूंगा मैं आपके साथ, सही है। तो वो भी पढ़ लेना। ब्रुनेट एंड सुधार्ट का इमरजेंसी नर्सिंग और डिजास्टर वाला एक चैप्टर है, उसके अंदर ये चीज़ दी हुई है काफ़ी डिटेल के अंदर, वहां से इसको पढ़ना है, पीपीटी से पढ़ना है। और कुछ मटेरियल मैं आपके साथ शेयर करूंगा इन फॉर्म ऑफ पिक्चर्स, तो उसके अंदर से भी इसको रीडिंग देनी है इंशाल्लाह ताला। कल मैं सोचता हूँ और मैं कल आपके साथ ये शेयर करता हूँ। सीआर मुझे याद कराना है कि मैंने आपके साथ रिसोर्स मटेरियल शेयर करना है, वो शेयर करूंगा। फिर जो हमारे बाकी मतलब चैप्टर रह गए हैं टेस्टों वाले, उनका हम एक टेस्ट रखेंगे नेक्स्ट वीक में, एक टेस्ट कंडक्ट कर लेंगे इंशाल्लाह। और फिर नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह ताला पोर्टफोलियो के हवाले से डिस्कस करेंगे, और फिर हम एनसीपी के हवाले से जो है ना आगे चलते जाएंगे। राइट, चलें जी, टेक केयर, नमाज वगैरह पढ़ें, यहाँ पे हम अपना लेक्चर एंड करते हैं।